अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर 2023 है। आज की वीडियो हमारी एंग्रो कॉरपोरेशन के हवाले से है। ये वीडियो हमारी काफ़ी चीज़ों को कवर करेगी। एक तो इसके ऑपरेशंस को कवर करेगी, और फिर इसकी फ्यूचर आउटलुक को कवर करेगी, इसके करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जिक्र करेगी, और इस पे सजेशन कि आया ये बाइंग टाइम है या नहीं, या ये बाइंग टाइम नहीं है। सबसे पहले हम कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें। एंग्रो कॉरपोरेशन बेसिकली ये कोई इटसेल्फ कोई काम नहीं करता। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना है सब्सिडीज में, और सब्सिडी काम करती है। और की सब्सिडी में जिसमें कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें एंग्रो एनर्जी है, मतलब पावर सेक्टर में भी इसका हाथ है। एंग्रो एग्जिम एग्री प्रोडक्ट्स है, इसमें भी इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड भी इसका हाथ है। एंग्रो कनेक्ट में भी जो ये इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन है, इसमें भी इसका हाथ है। इन्फिनिटी में भी है। एफजी दुबई बेस्ड कंपनी है, फर्टिलाइजर में भी है, पॉलीन केमिकल में भी है, और टर्मिनल्स में भी है। आजकल ये टर्मिनल्स में मेरे ख्याल में अच्छा खासा कमा रही है। तो इसका काफ़ी सारी चीज़ों में हाथ है। और अगर इसको चार मुख्तलिफ वर्टिकल्स में डिफाइन करूँ तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल, एनर्जी एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन चार कंपनी सेक्टर्स में इसकी इन्वेस्टमेंट है। और इस ये कंपनियां, ये सेक्टर्स इसको कमा के देते हैं। और इसका रेवेन्यू प्योरली डिविडेंड इनकम है, और इसका कोई ऑपरेशन रेवेन्यू नहीं है। अदर इनकम जरूर है, लेकिन ऑपरेशन रेवेन्यू नहीं है। और इसका प्योरली ऑपरेशन इनकम सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इनकम है। इसकी गियरिंग रेशियो की बात करें, इसके इट्सेल्फ कोई कॉस्ट नहीं है। और सारे का सारा इसका मतलब डिविडेंड इनकम है। कोई एडमिन कॉस्ट जरूर है, लेकिन कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है। डिविडेंड डील की बात करें, डिविडेंड बहुत अच्छी है, शेयर भी बहुत स्ट्रांग है। तो और लेकिन ये कैपिटल गेन के हवाले से शेयर थोड़ा सा मार खाया हुआ है कि इसमें कैपिटल गेन नहीं होता। और आप देखिए पिछले 5 साल देखे इसी वैल्यू पे घूम रहे हैं, 250 से 300 के बीच में ही रहता है। पिछले 5 साल की बात करो, और 300 पे अभी हाल में गया था क्योंकि बायबैक कर रहा था ये। और ये बेसिकली इस तरह का शेयर है कि लॉन्ग टर्म को इसमें इन्वेस्ट करो, भूल जाओ, नीचे भी नहीं जाएगा क्योंकि इसकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। और बार बार अपने पोर्टफोलियो को शफल करती है, तो इसकी वजह से इसके डिविडेंड इनकम में ग्रोथ नजर आती है। एक्टिविटी क्या हुई इस कंपनी में इस साल? इस एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी जो कि इसने बायबैक की अपने शेयर्स को। और कब जब भी कंपनी बायबैक करती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी अच्छी निशानी है कंपनी बायबैक करने का। इसका मतलब ये बायबैक करके शेयर होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ अ, जो पब्लिक में है वो कम करके अब ओनर्स के पास चली जाती है। अमूमन तौर पे ये होता है जब बायबैक करती है वो शेयर कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो इससे होता ये है, जब शेयर कैंसिल कर देंगे तो उस बायबैक का इम्पैक्ट ये होगा कैंसिलेशन का, कि अर्निंग ईपीएस बढ़ेगा पर शेयर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, तो डिवाइड बाय करेंगे तो ईपीएस। मैंने यहाँ पे एग्जांपल देख के समझाया, यहाँ पे अगर किसी को डिटेल में समझना तो ये इजी आसान अल्फाज है। तो जब ईपीएस बढ़ेगा तो पोटेंशियल इसका अच्छा होता है, कंपनी मतलब इसकी वैल्यू बेहतर नजर आएगी। तो ये एक एक्टिविटी भी है। उसके अलावा ड्यूरिंग द कोई एक्टिविटी नहीं है, ना कोई मजीद एक्विजिशन है या कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, ऐसा कोई भी चीज नहीं हुई एक्टिविटीज के हवाले से। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो फाइनेंशियल रिजल्ट काफी स्ट्रांग रहे कंसोलिडेशन लेवल पे। स्टैंड अलोन पे अच्छे नहीं, थोड़े से डिस्ट्रेस रहे, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। लेकिन कंसोलिडेट की बात करें, जिसकी बेसिस पे हमें डिविडेंड मिलता है और जिसकी बेसिस पे हम कंपनी को असेस करते हैं, तो वो ग्रो किया है। इन्होंने इस तरह जिक्र किया है कि ग्रोथ प्योरली उस वजह से है कि इनके डॉलर डोमिनेटेड बिजनेस थे, जिस पे डॉलर की वैल्यूएशन गेन पे इनको मिला है। लेकिन मैं अगर डिटेल में देखूं तो डॉलर डोमिनेट से ज्यादा मुझे लगता है इनके डिविडेंड ग्रोथ भी काफी हुई है। तो क्योंकि इनका रेवेन्यू डिविडेंड इनकम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और इसके अलावा जो इनकी दूसरे जो सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइजर वगैरह हो गए, उन्होंने भी इटसेल्फ काफी ग्रो किया है। ऑल्दो उनको टैक्स पे जरूर इम्पैक्ट पड़ा है, सुपर टैक्स वगैरह, लेकिन वो ग्रो किया है। तो ये एज अ कंसोलिडेटेड अकाउंट तो सारे उनके रिजल्ट इस कंपनी में कंबाइन हो गए, तो इस वजह से ग्रो नजर आती है। फाइनेंशियल रिजल्ट को मैं नंबर्स की बात करूँ तो अगर मोटे मोटे और हाई लेवल बात करूँ तो 17 अरब से 21 अरब हो गए, जो कि 4 साढ़े 4 अरब का अच्छा खासा इंक्रीज है। डिविडेंड की बात करें तो अभी 6 महीने हुए और 42 रुपए दे चुका है। और मैं समझता हूँ कि 42 तो अच्छा खासा डिविडेंड दिया। अमूमन तो पे एंग्रू ने कमाया जितने इस औरत, अभी मैं यहाँ पे ईपीएस मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे जहन में कि ईपीएस इसका 10-15 रुपए ही है, और लेकिन डिविडेंड इससे अच्छा खासा दिया, 4 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट दिया। तो ये एक अच्छी अच्छी निशानी है कि अप्रोप्रिएट प्रॉफिट बहुत ज्यादा, कैश बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने दिया। आने वाले 6 महीनों में फिर एक एक्सपेक्टेशन कम होगी, आने वाले सेकंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि अच्छा खासा दे चुका है। इसके बाद की बात करें फ्यूचर में किस तरह है,
फ्यूचर में इस तरह का है कि पाकिस्तान में जो दो तीन सेक्टर ऐसे हैं जिसपे काफी अच्छी बड़ी कंपनी काम कर रही हैं, और जिसमें टेली कम्युनिकेशन है। जैसे आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में इंटरनेट का एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। जो इस सेक्टर में काम कर रहा है तो वो अच्छा खासा कमा रहा है, ठीक है। और पावर एंड टर्मिनल ऑपरेशन, पावर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और टर्मिनल ऑपरेशन ये कि ऑयल की सप्लाई वगैरह, और सप्लाई के अलावा पाइपलाइंस वगैरह, और या उसकी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन वाला, ये सेक्टर में ऐसा, ये ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ही ग्रो करेगा पाकिस्तान की राइजिंग पॉपुलेशन के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये एंग्रो की इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनके 10 जगह, अगर 4 जगह इन्वेस्टमेंट, तो ये दो जो सेक्टर जो मैं मेंशन किया ना, ये इसको काफी ज्यादा कमा करेंगे मेरे व्यू में। ये बहुत अच्छा अभी फिलहाल है। सीईओ क्या बोलता है, इनके मैनेजमेंट क्या बोलती है कि हम इन 4 वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, और हम कमिटेड है कि मजीद बिजनेस को बढ़ाएंगे इन्हीं 4 वर्टिकल्स में, मतलब 4 जो सेक्टर्स मैंने मेंशन किए थे, उन 4 में से मेरे मेरे हिसाब से ये दो, टेलीकम्युनिकेशन है और टर्मिनल है, ये अच्छा खासा ग्रोथ मारेगा। फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए, ये 244 पे है। मैं ये कुछ टाइम पहले 250 पे था, लाइक एक महीने पहले 250 260। मैंने उस वक्त आपसे एक जिक्र किया था, 250 की रेंज बहुत अच्छी है। मैं अभी भी वो बात को दोहराता हूँ कि अभी भी ये बाइंग जोन में है। इसकी मैं एक वजह बताता हूँ क्यों बाइंग जोन में। एक तो जैसे इसे बायबैक कंप्लीट किया तो इसका इम्पैक्ट अभी तक मार्केट में नहीं आया। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी ना, तो उसका इम्पैक्ट लाजमी आएगा, क्योंकि बायबैक की वजह से ईपीएस बढ़ेगा और वैल्यू बढ़ेगी, एक चीज। सो शॉर्ट टर्म में आने वाले 6 महीने, 4 से 5 महीनों में मैं कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं दे रहा, कोई एक्टिविटी भी नजर आए तो उसके वैल्यू, शेयर की वैल्यू में अप्स एंड डाउन नजर नहीं आएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म 12 से 24 महीने जब इसके एनुअल अकाउंट्स आएंगे, ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि इसकी वैल्यू ग्रो करेगी इसी वजह से। वे और मेरे हिसाब से ये ऐसा शेयर है जिसकी वैल्यू कोविड टाइम पे भी इसी रेंज पे थी, और अभी भी इसमें है, तो उससे आइडिया होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग शेयर है। करंट प्राइस 244 है, और 52 वीक 229 है। मैं कभी भी किसी कंपनी को सजेस्ट करता हूँ या इसको असेस करता हूँ, तो मैं एक चीज देखता हूँ, आया उसके डायरेक्टर्स के इस कंपनी में शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स है नहीं है। तो अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाए तो वहाँ नोटिफिकेशन सबमिट होते हैं, कोई भी डायरेक्टर या कंपनी की बंदा इन्वेस्ट करता है। तो हम जाके देखें तो देखें, 2 जून 2022 से लेके दिसंबर 22 तक, मतलब पिछले एक साल में डायरेक्टर्स ने बाय किया है इस रेंज 247 से 248 की रेंज में। अभी करंटली डायरेक्टर की रेंज से थोड़ा नीचे है। तो जब वो डायरेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है और सेल नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है तो हमें भी इस चीज को कंसिडर करना चाहिए अपनी। दूसरी चीज है, इन म्यूचुअल फंड्स का वो उठा लें, म्यूचुअल फंड्स, कोई भी म्यूचुअल फंड्स उठा लें, सबके पास एंग्रो में इन्वेस्टमेंट्स है ऑलमोस्ट 100%। बाकी इसके बाद तो ये भी एक इंडिकेटर है कि भाई कंपनी स्ट्रांग है। थर्ड चीज कि कंपनी कंपनी के हम देखेंगे 2024 फरवरी 24 में एनुअल अकाउंट्स आएंगे, फिर इसका ईपीएस का इम्पैक्ट नजर आएगा और वैल्यू तब हमें इंक्रीज नजर आएगी। तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ऐसी एक्टिविटी होनी जो इन्होंने पब्लिकली बताई है। तो इसलिए कोई ऐसा वैल्यू में इंक्रीज नजर नहीं आएगा। ऑल्दो अगर मार्केट में ऊपर ऊपर गई तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, लेकिन वैसे कोई एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से इंक्रीज हो। जैसे इस साल के शुरू में बाय बैक की एक्टिविटी थी, तो इसलिए शेयर 300 को भी टच किया था। तो आने वाले 6 महीने में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। बाकी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन सबको पता है, तो इसी वजह से इसी वजह से शेयर अभी थोड़ा सा बोलते हैं पिटा हुआ है। अदरवाइज जैसे थोड़ी सी इंप्रूव करेगी, इलेक्शन हो जाएंगे, मामला थोड़ा निपटेगा, और नई गवर्नमेंट आएगी, डेफिनेटली ये एक ऐसे चीजें वापस ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा मेरे ख्याल में। इजीली अगर इसकी ट्रू वैल्यू की बात करें, 300 से ऊपर का शेयर है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई थिंक अगर कोई आपका कोई सवाल हो तो लाजमी पूछे, कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट हो तो भी मुझे जिक्र करें, इंशाल्लाह मैं उसको कंसिडर करूंगा मूविंग फॉरवर्ड वीडियोस में। और जिस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी आप सब्सक्राइब करें, तो मैं मजीद इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाऊंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।